तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बताया गया है यहाँ पर, शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज बी इनकरेज इन रूरल एरियाज? यस, रूरल पीपल आर क्रिएटिव, यस दिस वुड हेल्प टू solve the problem of unemployment to some extent. Only argument one is strong, only argument second is strong, either one or second is strong, neither one nor second is strong, या फिर both first and second are strong. तो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में बताया गया जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। कहाँ पर, रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हमें क्या करना चाहिए, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे दो आर्गुमेंट हमारे पास निकल कर आए। हाँ, क्योंकि वहां के लोग कैसे हैं, क्रिएटिव हैं, और हाँ दोनों ही क्या कह रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक का रीजन क्या है कि वहां के लोग क्या हैं, बहुत क्रिएटिव है, और दूसरे का रीजन क्या है यहाँ पर, दिस वुड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट, यानी कि काफी हद तक के ये क्या करेगा, जो बेरोजगारी की समस्या है उसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अब देखिए, आप बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा या फिर नहीं। क्या इसी के बेस पर हमें खोलनी चाहिए वहां पर, या फिर इसी के बेस पर हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वहां के लोग कैसे हैं, क्रिएटिव हैं। बात तो इन्होंने सही कही कि ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन जो इसका आर्गुमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और जब चाहे भले ही हमारी स्टेटमेंट के साथ क्या कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो, लेकिन उसमें कोई वैलिड फैक्ट ना हो, कुछ एविडेंस ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक वीक आर्गुमेंट यहां पर हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड की, कि हाँ हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये काफी हद तक के क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये वाला आर्गुमेंट क्या हो गया, जब हम अपनी स्टेटमेंट के साथ रिलेट करेंगे यहां पर एक ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएगा, यानी कि ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शुड वी स्क्रैप द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया? Argument, yes the protectism is over, everyone must get the bread of his her own, yes the poor do not get any benefit because of corruption. Only argument one is strong, only argument second is strong, either one or second is strong, neither one nor second is strong, या फिर both one and second are strong। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि क्या करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स लोगों के लिए जो हमारी सोसाइटी के हैं उनको राशन प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा जगह जगह पर हर डिफरेंट सेक्टर में क्या होते हैं, एक राशन शॉप्स बनी हुई होती है जो कि बहुत कम रेट पर गरीब लोगों को क्या करता है, राशन प्रोवाइड करता है। और इसमें काफी डिफरेंट टाइप्स के कार्ड भी होते हैं, 3 तरीके के इसमें कार्ड्स होते हैं। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि गरीब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग होते हैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर ये राशन शॉप्स बनाई जाती हैं जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंडिया में बंद कर देना चाहिए? अब आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास निकल कर आए वो दोनों इस बात को एग्री कर रहे हैं, लेकिन अपने डिफरेंट पॉइंट यहां पर रख रहे हैं। तो आपको बताना है कौन सा आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्गुमेंट यहां पर आपका वीक है। पहला, यस प्रोटेक्टिज्म इज ओवर, एवरीवन मस्ट गेट द ब्रेड ऑफ हिज ओन, यानी कि जो संरक्षीकरण है जो यहां पर क्या कर रही है, गरीब लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, किसके बेसिस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेसिस पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसे अब हमें खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हर किसी को अपने आप कमाए और अपने आप खाए, ये बात यहाँ पर बताएगी। क्या ये यहाँ पर आपको इस आर्गुमेंट से आपको कैसी सेंस आ रही है कि एक ये पर्सनल ओपिनियन है, क्या यहाँ पर ये इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात कर रहा है क्या? अब देखिए लॉस कितना बड़ा है इसका यहाँ पर, क्या अभी इंडिया इतना डेवलप है कि हर किसी के पास अच्छी जॉब, अच्छा घर है? हम सबको पता है अभी इतना इंडिया हमारा डेवलप नहीं हुआ, अभी हर किसी के पास गुड एजुकेशन नहीं है, हर किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है और हर किसी के पास अच्छा घर नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किधर की तरफ है, हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और अगर उनसे हम ये वाली चीज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भूखमरी हो जाएगी, उन लोगों को खाने के लिए भी राशन नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी स्टारवेशन की वजह से डेथ्स होंगी। और इसका क्या है, यही एक सबसे बड़ा लॉस है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं करा गया। आपको जो सेंस आएगा इससे वो कैसा आएगा, एक पर्सनल ओपिनियन। और हमने क्या कहा था, जब भी एक पर्सनल ओपिनियन की बात करी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एक वीक आर्गुमेंट। तो ये वाला कैसा है, ये एक वीक आर्गुमेंट है, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पर ना ही ये प्रॉफिट की बात कर रहा है ना ही ये लॉस की बात कर रहा है, बस यहाँ पर एक आर्गुमेंट यहाँ पर रख दिया गया। बात करते हैं सेकेंड आर्गुमेंट की।
यस द पुअर डू नॉट गेट एनी बेनिफिट बिकॉज ऑफ करप्शन। अब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे हमें क्यों बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट किन्हें नहीं मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों, किसकी वजह से, करप्शन की वजह से। तो क्या ये यहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा या फिर नहीं। हम सबको पता है इंडिया में करप्शन है, लेकिन उसके लिए हमें करप्शन पे वर्क करना चाहिए या फिर सारी फैसिलिटीज ही बंद कर देनी चाहिए। अभी आप कह रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बंद कर दीजिए करप्शन की वजह से, आप कल को कुछ और कहेंगे, उसके बाद आप कुछ और कहेंगे, लेकिन आप करप्शन पे वर्क ना करके आप किस पे वर्क कर रहे हैं, उस चीज को मिटाने में वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर ये वाला आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा, एक वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ये उस पर बात नहीं करेंगे करप्शन को खत्म कर देना चाहिए, बस ये कह रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसलिए बंद कर दो क्योंकि गरीब लोगों को इसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, किसकी वजह से, करप्शन की वजह से। तो दोनों ही यहां पर हमारे वीक आर्ग्यूमेंट हो गए। तो हम क्या कहेंगे, नाइदर वन नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी एनकरेज। आर्ग्यूमेंट, यस दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, yes they will reduce the burden on the employment market. Only argument one is strong, only second is strong, either one or second is strong, neither one nor second is strong, या फिर both one and second are strong। तो इन्होंने क्या कहा स्टेटमेंट में, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्या यहाँ पर हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। अभी क्या कहते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, हाँ ऐसा क्यों करना चाहिए हमें, इसके लिए आर्ग्यूमेंट दिया गया, दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अभी हमें पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारी कंट्री चल रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ऐसा कब होगा, जब नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जब नई सोच वाले लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर हमारी कंट्री में निकल कर आएंगे, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी और उतनी ही ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। हाँ तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर ये वाला आर्गुमेंट बिल्कुल हमारा लॉजिकली भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, एक एविडेंस की सेंस आ रही है, एक फैक्ट्स की हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इन्होंने एक फैक्ट ऐसा दिया कि ऐसा क्यों करना हमें चाहिए। तो ये वाला आर्गुमेंट कैसा हो गया, जब हमें एविडेंस मिलते हैं, जब हमें फैक्ट्स मिलते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है हमारा। नेक्स्ट, दिस विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास डिग्रीज हैं, लोग काफी ज्यादा लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और काफी लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन दोनों के लिए सबसे मेन फैक्टर क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट का, कि काफी बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो पढ़े लिखे लोगों को भी काम मिलेगा और जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी इंडस्ट्रीज में काम होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उससे जो कहीं ना कहीं हमारा जो बर्डन है एम्प्लॉयमेंट मार्केट पे वो भी कम होगा। यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे बोथ वन एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शुड ऑल द एग्जामिनेशन अप टू स्टैंडर्ड 5th बी अबॉलिश्ड। आर्ग्यूमेंट, yes the young student should not be burdened with the such examination which hamper their natural growth. No, the student will not study seriously as they will get automatic promotion to the next class and this will affect them in future. Only argument one is strong, only argument second is strong, either one or second is strong, neither one nor second is strong, both one and second are strong. स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो एनुअल एग्जामिनेशन है, जो एनुअल एग्जामिनेशन है क्लास 5th तक के, हमें क्या कर देना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए। अब दोनों क्या कहते हैं यहाँ पर, एक में यस बताया गया और एक में नो बताया गया और दोनों का ही रीजन यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले का रीजन क्या दिया गया कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, 5th क्लास तक के जितने एनुअल एग्जामिनेशन है सबको खत्म कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, द यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी बर्डन विद सच एग्जामिनेशन विच हैम्पर देयर नेचुरल ग्रोथ। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उन पे क्या हो रहा है, इस चीज का बर्डन हो रहा है। अगर इस चीज का बर्डन हम क्या करते हैं, शुड नॉट बी बर्डन विद सच एग्जामिनेशन विच हैम्पर देयर, वो क्या करें, इस तरीके के एग्जामिनेशन जो उनकी अब 5th क्लास तक के क्या होगा, एक
ग्रोथ है, एक चिल्ड्रन की क्या है वहां पर ग्रोथ एज है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इस तरीके की एग्जामिनेशन उन पे बर्डन डाल रहे हैं जो कि उनको क्या कर रही है, नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है उनकी नेचुरल ग्रोथ पे, विच हैम्पर्स देयर नेचुरल ग्रोथ। तो ऐसा हमें इस वजह से करना चाहिए। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसमें आपको फैक्ट भी नजर आएंगे और एविडेंस भी नजर आएगा। अगर ये जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है उससे रिलेटेड ही बात करता है और अपनी बात को किसी एविडेंस या फिर फैक्ट से सपोर्ट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहेंगे। और यहां पर हमारा जो फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। लेकिन इसी स्टेटमेंट के लिए क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्लास 5 तक के एग्जामिनेशन है, जो दूसरा पर्सन है, सपोज इस तरीके से अगर हम समझे, दूसरा पर्सन क्या कहता है, नहीं, पहले ने तो कहा कि हाँ ऐसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो भी उसने बताया और उससे हमें फैक्ट और एविडेंस यहां पर देखने को मिले। लेकिन दूसरा पर्सन क्या कह रहा है यहां पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो अपनी बात को कैसे सपोर्ट करता है, the student will not study seriously as they will get automatic promotion to the next class and this will affect them in future। अब ऐसा इसलिए हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जब एनुअल एग्जामिनेशन ही नहीं होंगे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, वो सीरियसली पढ़ाई नहीं करेंगे और क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होंगे। जब एनुअल एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, उन्हें पता है कि अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं पढ़ेगा, उन्हें पता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये उन्हें कहां पर नुकसान करेगा, दिस विल इफेक्ट देम इन फ्यूचर, और ये उनके फ्यूचर पे इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर जो इसने नहीं कहा है और हाँ कहा है, दोनों को उन्होंने अपनी एविडेंस और फैक्ट से सपोर्ट करा है और दोनों ही फैक्ट यहां पर बिल्कुल क्लियर हमें नजर आ रहे हैं। इसमें इसके प्रॉफिट की बात भी करी जा रही है और इसके लॉस की भी बात करी जा रही है। जब सारी चीजें हमें क्लियरली समझ में आ रही है, एक कंक्लूजन तक हम पहुंच पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हमें करना चाहिए, तो यहां पर हमारे दोनों ही आर्ग्यूमेंट क्या हो गए, बिल्कुल ट्रू हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, बोथ 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आइदर वन, क्योंकि एक में हाँ बोल रहा है एक में ना बोल रहा है, तो ऐसी चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहां पर अगर इस तरीके की कंडीशन है कि एक आर्गुमेंट यस कहता है और एक आर्गुमेंट क्या कहता है, नो कहता है, तो आप यहां पर कहेंगे कि दोनों आर्गुमेंट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर उन्होंने एक फैक्ट दिया है, एक एविडेंस दिया है, उसके प्रॉफिट की भी बात कर रहा है अपने आर्गुमेंट की और अपने आर्गुमेंट की लॉस की भी बात कर रहा है, तो वहां पर इस तरीके के केस में दोनों ही आर्गुमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने होते हैं, किस तरीके से आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं। तो आइए मूव करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, शुड देयर बी एन अपर एज लिमिट ऑफ 65 ईयर फॉर कंटेस्टिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस? आर्गुमेंट, yes, generally people above the age of 65 lose their dynamism and willpower. No, the lifespan is so increased that people remain physically and mentally active up to the age of 80. Only argument 1 is strong, only argument 2 is strong, either 1 or 2, neither 1 or 2, या फिर both 1 and 2। इसके लिए क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आपके पास रहेगा। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को इजिली आप कर पाएंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम इज अप। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं क्या आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है। शुड देयर बी एन अपर एज लिमिट ऑफ 65 ईयर फॉर कंटेस्टिंग पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन? तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमें क्या जो अपर एज लिमिट है वो कितनी कर देनी चाहिए, अपर एज लिमिट ऑफ 65 ईयर। किसी भी जो भी पर्सन किस में टेस्ट करना चाहता है, चाहे फिर वो
पार्लियामेंट्री या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में क्या करना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर दें, एक अपर एज लिमिट सेट कर दें 65 ईयर्स की। तो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा कहता है हाँ ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, जनरली पीपल अबव द एज ऑफ 65 लूज देयर डायनेमिज्म एंड विल पावर। क्या होता है, ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि पीपल क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उनकी जो गतिशीलता है और जो उनकी इच्छा शक्ति है इस उम्र तक की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोग मेरे को क्या बताइए, क्या किसी की भी एज से हम क्या उसकी जो गतिशीलता है या फिर उसकी जो मेंटल एबिलिटीज है या फिर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है उन्हें जज किया जा सकता है क्या, उनकी एज फैक्टर को रखते हुए। तो यहां पर ये जो बात करी जा रही है वो रिलेट होती हुई तो नजर आ रही है। ऐसा हमें क्या लग रहा है कि बिल्कुल हमारा जो आर्ग्यूमेंट है अगर वो ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन आप किसी भी पर्सन की एज के बेसिस पे उसकी मेंटल एबिलिटीज या फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को जज नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये वाला आर्ग्यूमेंट हमारा बिल्कुल वीक हो जाएगा अगर किसी ने इसे करेक्ट करा है। तो अभी थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है कि क्या चीजें हमें यहाँ पर अपने माइंड में रखनी होती है जब हम एविडेंस और फैक्ट को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो किस तरीके से उन्हें रिलेट करना होता है एक चीज सारी चीजों को मिलाकर। तो अब बात करते हैं दूसरा क्या कहता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि द लाइफ स्पैन इज सो इंक्रीज द पीपल रिमेन फिजिकली एंड मेंटली फिट एक्टिव इवन अप टू द एज ऑफ 80। तो यहां पर अगेन यही बात आती है, इन्होंने क्या कहा, जो लाइफ स्पैन है वो बढ़कर कितना हो चुका है, 80 ईयर्स तक हो चुका है। और अब हम कह सकते हैं पे जो लोग हैं वो फिजिकली और मेंटली कब तक के फिट रहते हैं, 80 साल की उम्र तक के वो फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। तो क्या अगेन आप यहां पर इस चीज की गारंटी दे सकते हैं क्या 80 साल तक के कोई भी पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट रहेगा? बात इन्होंने क्या कही कि हम जो अपर एज लिमिट है वो 65 ईयर्स करेंगे पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए। लेकिन यहां पर जो दोनों ही बात कर रहे हैं वो सिर्फ एज को लेकर कर रहे हैं कि अगर कोई जो भी एज हो, जो भी पर्सन होगा 65 साल की उम्र तक के वो अपनी गतिशीलता और विल पावर खो देगा। मेंटल एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर ये बात करें, लेकिन आप किसी भी पर्सन के बारे में उनकी एज को लेकर उनकी मेंटली एबिलिटीज या फिर फिजिकल एबिलिटीज को जज नहीं कर सकते। तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे वीक आर्गुमेंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, नाइदर वन नोर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से चीजें आपको वहां पर सोचनी पड़ेंगी और क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही हल्के हल्के यहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो थोड़ा सा थिंकिंग जो लेवल है थिंकिंग का वो थोड़ा सा और ऊपर हमें बढ़ाकर चीजों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा डीप मीनिंग उनका हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शुड द प्रेस्टिजियस पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम unknowingly be met with special treatment? Argument, yes, the prestigious people do not commit crime intentionally, या फिर no, it is our policy that everybody is equal before the law। तो इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट रहेगा, आराम से इस क्वेश्चन को सोचिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम इज अप। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया, शुड द प्रेस्टिजियस पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम अननोइंगली बी मेड विथ स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ये क्या कहते हैं, जितने प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में क्या कर दिया, एक अपराध को कर दिया, क्या उन्हें हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए? बी मेड विथ स्पेशल ट्रीटमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे यहाँ पर,
यस द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट क्राइम इंटेंशनली, यानी कि ये क्या कहते हैं, हाँ हमें उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए क्योंकि जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट हमारा, क्या ये वाला आर्गुमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा? नहीं, यहां पर ये बात क्या हो गई, ये बात इनवैलिड हो गई। किस वजह से? क्योंकि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, कोई एक फैक्ट नहीं है, ना ही ये हमारा स्टैब्लिश फैक्ट है, ना ही ये हमारा क्या है यूनिवर्सल फैक्ट है कि जितने भी प्रतिष्ठित लोग होंगे वो जानबूझकर कभी भी अपराध नहीं करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, जो कितना भी प्रीस्टिशियस पर्सन क्यों ना हो वो भी क्राइम कर सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे क्या कह देंगे, ये वाला आर्गुमेंट हमारा वीक आर्गुमेंट है। दूसरा क्या कहता है, नो इट इज आर पॉलिसी दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो यहां पर ये वाला आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक? तो यहां पर ये वाला आर्ग्यूमेंट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किस वजह से? अब देखें, चाहे हमारे देश में कोई सेलिब्रिटी शिकार करे या फिर कोई मंत्री घपला करे, सबको क्या करा जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जितने भी लोग होंगे कानून उन्हें एक ही नजर से देखेगा, यानी कि जो इंसाफ होगा, जो लॉ होगा वो हर किसी के लिए सेम रहेगा। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए इस चीज को एविडेंस और फैक्ट के बेसिस पे आप देखेंगे, इट इज आर पॉलिसी, क्योंकि हमारा क्या है, पॉलिसीज क्या है हमारी, किस चीज के बेसिस पे हमारा कंट्री चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। इट इज आर पॉलिसी दैट एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नजरों में सब एक समान है, चाहे वो फिर प्रतिष्ठित आदमी हो या फिर कॉमन मैन हो। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये वाला आर्गुमेंट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसमें एविडेंस भी है और फैक्ट्स भी हैं। लेकिन ये क्या कह रहे थे, ये बिना किसी एविडेंस और फैक्ट्स के बारे में कह रहे हैं कि जो भी प्रतिष्ठित लोग होंगे वो जानबूझ के कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग यहां पर हो जाएगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शुड द रेलवेज इन इंडिया प्राइवेटाइज इन अ फेज मैनर लाइक अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। Should the railway in India be privatized in a phased manner like other public enterprises? Argument 1. Yes, this is the only way to bring competitiveness and provide better services to public. No, this will pose a threat to the national security of our country as multinationals will enter into the ferry. Only arguments one is strong, only argument second is strong, either one or second is strong, neither one nor second is strong, both one and second are strong। तो इस क्वेश्चन को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर, और ये अभी का करंट टॉपिक है हमारा कि प्राइवेटाइजेशन कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा मैटर करेगा। यस और नो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर वो चीज मैटर करेगी कि किस बेसिस पे यस या फिर किस बेसिस पे नो कहा जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपके लिए 2 मिनट का टाइम लगा रहा हूं, 2 मिनट में आराम से इस क्वेश्चन को सोचिए और बताइए कि कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्गुमेंट हमारा वीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए स्टूडेंट, टाइम इज अप। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं क्या आंसर हमारा आने वाला है। शुड द रेलवे इन इंडिया बी प्राइवेटाइज्ड इन अ फेज मैनर लाइक द अदर पब्लिक एंटरप्राइजेस? तो अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्या इंडिया में हमें रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए जैसे हमने क्या करा, दूसरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करा? तो अब इसके लिए क्या बताया गया आर्गुमेंट? Yes, this is the only way to bring in competitiveness and provide better services to the public। क्योंकि हमें ऐसा इसलिए कर देना चाहिए। पहला आर्गुमेंट क्या कहता है, हाँ हमें ऐसा कर देना चाहिए। अब आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर, क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग कंपिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द पब्लिक। सिर्फ यही एकमात्र जरिया है। यहां पर क्या यूज कर लिया गया, दिस इज द ओनली वे। और अगर ये इस टाइप्स के वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे कि जहां पर क्या कर दिया गया, इस चीज को क्या कर दिया गया, कंक्लूड कर दिया गया कि यही एक ओनली वे है। अगर ये कुछ और किसी और वे में इस बात को प्रेजेंट करते कि हाँ कि इसको इस तरीके से कर देना चाहिए या फिर इसके पीछे ये लॉजिक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक ही एक ऐसा रीजन है, सिर्फ यही एक ऐसा रीजन है जिससे क्या कर सकते हैं, कम्पिटिटिवनेस लाया जा सकता है और लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास बिना सिवाय प्राइवेटाइजेशन के। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, इस वजह से ये क्या हो गया, एक वीक आर्ग्यूमेंट हो गया, ये यहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, नो दिस विल पोज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री एज मल्टीनेशनल्स विल एंटर इनटू द फेरे। तो यहां पर ये क्या कहते हैं यहां पर कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो मार्केट में उतर रही है। तो क्या अगर इसे लॉजिकली हम सोचें, अगर ये नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर इसका वैलिड सपोर्ट जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो अगर सपोर्टिव होता, कुछ फैक्ट्स होते, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, हम करेक्ट मान लेते हैं। लेकिन क्या मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो किस तरीके से खतरे में आ सकती है? क्या हमारा जो इंडियन मार्केट है, हाँ उसका कंपटीशन बढ़ सकता है, वहां पर हमें अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और मल्टीनेशनल कंपनीज इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहां पर ये वाला आर्ग्यूमेंट भी क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया। तो आप कहेंगे नाइदर वन नोर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, शुड द न्यू should new university be established in India? Argument, no, we have still not achieved the target of literacy. No, we will have to face the problem of अनएम्प्लॉयड बट हाईली क्वालिफाइड पीपल। तो इसके लिए भी आपके पास 2 मिनट का टाइम रहेगा। आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या यहां पर इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए स्टूडेंट, टाइम इज अप। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या राइट आंसर हमारा आने वाला है। तो अब देखिए ये क्या कहते हैं, शुड न्यू यूनिवर्सिटी बी इस्टेब्लिश इन इंडिया। क्या हमें न्यू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए इंडिया में, ये हमारे स्टेटमेंट से हमें पता चला। तो अब पहला आर्ग्यूमेंट हमारे को क्या कहता है, नहीं, नो, वी स्टिल हैव नॉट अचीव द टारगेट फॉर लिटरेसी। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक के जो हमारा लिटरेसी का टारगेट था, अभी तक के हमने उसे तो अचीव नहीं किया है। और आप यहाँ पर क्या बात करें, आप यहाँ पर बात करें कि न्यू यूनिवर्सिटीज हमें स्टैब्लिश कर देनी चाहिए। तो अब हमारी स्टेटमेंट और हमारे आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा गैप है, लेकिन इस गैप को आप ध्यान से समझिए कि क्या यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जो लिटरेसी जो टारगेट हमारी लिटरेसी का अभी तक के वो तो अचीव हुआ नहीं, और आप नई यूनिवर्सिटीज और खोल रहे हैं। तो क्या इसका कोई बेनिफिट है, जब तक कि आप टारगेट, या तो आप क्या करते कि आपका जो लिटरेसी रेट होता वो बहुत अच्छा होता, तो उसके लिए हम क्या करते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडिया में। लिटरेसी रेट तभी तो बढ़ेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन ले रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तभी हमारा टारगेट अचीव होगा। और अगर टारगेट अचीव होगा तो यानी कि उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी नई यूनिवर्सिटीज की। लेकिन अभी तक की जो हमारा लिटरेसी टारगेट है हम उसे ही अचीव नहीं कर पा रहे। और आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर बात करें कि नई से नई यूनिवर्सिटीज क्या करें, आप स्टैब्लिश कर दीजिए। तो ये वाला आर्गुमेंट क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यहाँ पर हो गया। अगर इसे और अच्छे से हमें समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अभी हम कोई बुक्स कर रहे हैं, हम किसी बुक को यहाँ पर मैथ्स की बुक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो अभी एक बुक तो हमने कंप्लीट नहीं करी, उसके क्वेश्चंस हमने नहीं करे, उसके जितने टॉपिक जो सिलेबस हमें उसमें गिवन था वो तो अभी तक हमने कवर नहीं करा, और 2 बुक्स और हम खरीदने की बात करें। पहले आप क्या करेंगे, जो बुक आपके पास ऑलरेडी है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट बुक आप तभी तो परचेज करेंगे जब आप एक बुक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होंगे। कुछ इसी तरीके से होगा। तो यही चीज यहां पर अप्लाई करी गई कि जब तक कि आप अभी तो आपने अपने टारगेट अचीव ही नहीं करा लिटरेसी का, और आप क्या कह रहे हैं कि नई यूनिवर्सिटीज हम और स्टैब्लिश कर देते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा अप एक लेवल अप जाके हमें इन चीजों को सोचना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो घबराना नहीं है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो हल्के हल्के हम चीजों को सीखेंगे। आज तो अभी हमारा फर्स्ट सेशन है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का। जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे, इस तरीके की थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। लेकिन एक बार आपको यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर अपनी थिंकिंग को एक लेवल अप लेके जाना होगा, अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बताया गया यहाँ पर, नो, वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड बट हाईली क्वालिफाइड पीपल। तो अब यहां पर ये क्या कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की, और वो भी किन लोगों की, जो हाईली क्वालिफाइड पीपल होंगे। तो अब देखें यहां पर अगर ये स्टेटमेंट होती, यहां पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता वो बस इतना होता, नो, वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर अब मैं क्या कहता, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो वीक है। किस वजह से, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कहा, अपनी बात को कैसे सपोर्ट करा इन्होंने, नो, वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड बट हाईली क्वालिफाइड पीपल, जो काफी पढ़े लिखे लोग होंगे। अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी खुलेगी, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और अभी भी हमें पता है कितने क्वालिफाइड लोग जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, चाहे फिर वो बीकॉम हो, बीटेक हो, या फिर कोई ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, फिर भी वो लोग कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड है। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व ना करके हम क्या कर रहे हैं, और नई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर और नई यूनिवर्सिटीज आएंगी, और नए एडमिशन, और लोग पढ़ेंगे, और लोग क्या हो जाएंगे, और लोगों की भी हमें यहाँ पर समस्या देखने को मिलेगी। वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड बट हाईली क्वालिफाइड पीपल। तो यहां पर ये क्या कहना चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश ना करें, पहले जो आपका मेन आपकी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, आप उसे यहां पर ठीक करिए। तो यहां पर ये वाला अजम्पशन, ये वाला आर्ग्यूमेंट भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बोथ 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग। तो ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक लेवल अप लेके जानी होगी, और क्वेश्चंस को इस टाइप से आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा।
तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, should a total ban be put on trapping wild animals? Argument: yes, trappers are making lot of money. No, bans on hunting and trapping are not effective. तो इसके लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम रहेगा। एक मिनट में इस क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम इज अप। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं क्या राइट आंसर यहाँ पर आने वाला है। शुड अ टोटल बैन बी पुट ऑन ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स की ट्रैपिंग की जाती है उस पर हमें क्या कर देना चाहिए, कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। आर्ग्यूमेंट: यस, द ट्रैपर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। हमें ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा हमें करना चाहिए? क्योंकि जो ट्रैपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, खूब पैसा इस चीज से कमा रहे हैं। तो क्या ये एक वैलिड रीजन है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी ट्रैपिंग की जा रही है, जो जंगली जीवों को क्या करा जा रहा है, जाल में फंसाया जा रहा है, उसके लिए हमें क्या कर देना चाहिए, उसे जो जाल लगाए जा रहे हैं जंगली जानवरों के लिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इस चीज पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उस चीज को बैन कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्या, क्योंकि जो ट्रैपर्स हैं इसकी वजह से खूब पैसा कमा रहे हैं? नहीं, ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। बात तो इन्होंने सही कही कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट यहां पर क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ये हो गया है वीक। नेक्स्ट, नो, बैन्स ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर भी, ये भी एक हमारा वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। किस वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बैन ऑन हंटिंग लगाते हैं या शिकार पे अगर हम क्या कर देते हैं, बैन लगा देते हैं, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। अभी ये चीज आपने क्या नहीं करी, इंप्लीमेंट नहीं करी, और आप पहले ही कह रहे हैं कि क्या होगा, कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि यहां पर नाइदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुड गवर्नमेंट जॉब्स इन रूरल एरिया हैव मोर इंसेंटिव्स? Argument: yes, incentive are essential for attracting government servants there. No, rural areas are already cheaper, healthier and less complex than big cities. So why offer extra incentive? तो आप ही से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपको पोस्टिंग मिलती है यहाँ पर रूरल एरिया में, तो वहां पर क्या आपको इंसेंटिव देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को, आप एक अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, या फिर कि किस तरीके से चीजें यहां पर रिलेट कर रही हैं ये आप सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए स्टूडेंट, टाइम इज अप। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होने वाला है करेक्ट। शुड गवर्नमेंट जॉब्स इन रूरल एरिया हैव मोर इंसेंटिव। तो गवर्नमेंट जॉब जो होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, उनके लिए क्या हमें यहाँ पर ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए, मोर इंसेंटिव देना चाहिए यहाँ पर। तो आर्ग्यूमेंट 1 क्या कहता है, यस ऐसा हमें बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए, इंसेंटिव्स आर एसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स देयर। तो ऐसा हमें किस लिए करना चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर क्या करना है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उस जगह के लिए हमें अट्रैक्ट करने हैं। इंसेंटिव इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, तो इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, हम सबको पता है इंडिया का सबसे बैकवर्ड एरिया कौन सा है, बिहार। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं और आपकी पोस्टिंग बिहार के किसी एक ऐसे गांव में हो जाती है जहां जिसका आपने नाम भी ना सुना हो, तो क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे, नहीं। लेकिन जब आपको कोई मोर इंसेंटिव मिलेगा तो आप लोग वहां पर उस चीज से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे इंडिया का डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, उस गांव के लोगों को भी क्या मिले, गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिले, चाहे फिर मैं बैंक की बात करूं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात। तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, वहां पर अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज सेटअप करेगी। लेकिन वहां पर जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो लोग वहां पर जाएंगे, जिनकी पोस्टिंग होगी, उनके लिए क्या करा जाए, उनके लिए अगर हम मोर इंसेंटिव रखते हैं तो लोग वहां पर क्या करेंगे, अपनी पोस्टिंग करवाएंगे और वहां पर वो लोग जाएंगे भी। तो ये वाला कंक्लूजन, ये वाला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल यहाँ इस चीज से रिलेट करेगा। कुछ एविडेंस दिए गए, कुछ फैक्ट्स हमें दिए गए, अगर आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ से या फिर ओवरऑल थिंक भी करेंगे तो आपको ये वाला आर्गुमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। सिर्फ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आप सबके बारे में भी सोचेंगे, एक सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, तो ये वाला आर्गुमेंट हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या कहता है, नहीं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ऑलरेडी चीपर है, हेल्दियर है, और जो बड़े शहर से अगर हम उन्हें कंपेयर करते हैं तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो हमें उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्यों देना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हमें उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना चाहिए। तो ये वाला वैलिड, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। आप इस तरीके से इस पॉइंट, इस एविडेंस या फिर इस फैक्ट के बेस पर ये नहीं कह सकते कि हमें उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देने चाहिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। और आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को राइट किया होगा। तो इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। जितनी भी बातें आज हमने बेसिक कंसेप्ट और बेसिक चीजें यहाँ पर सीखी हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से, वो सारी आपको समझ में आई होंगी। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके अभी सही भी हुए होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग भी हुए होंगे। लेकिन जब हम सेशन में आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइप देखेंगे, तो चीजें जितनी भी क्वेरी हैं और जितने भी डाउट हैं वो सॉल्व होते चले जाएंगे। तो अब आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।